ये कौन है? सलोनी, टेनजी, अनुभव कुमार ओझा, उत्तम कुमार, अर्पिता, अंकित, टेनजी, सब लोग कैमरा ऑन करो। सोनी, टेनजी, ये कौन है? अंकित, टेनजी, अनुभव कुमार ओझा। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। यस सर, कर रहे हैं। सोनी, टेनजी, हाँ भाई, सलोनी, अभी तो इसका आया था। आकर्ष, तुम्हारा ऑन नहीं हुआ अभी तक। आकर्ष कुमार, 1 मिनट कर रहे हैं सर। एक मिनट सर, 1 मिनट। कृषु कुमार सिंह किस सेक्शन का है? अजी, ए में तो नहीं है सर। जी एच और जे में है। कृषु कुमार सिंह सर जी में है। जी में है। सिलेबस मिला सब लोगों को? यस सर। आदित्य कुमार कौन से सेक्शन का है जी? कैमरा ऑन नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सोनी, सलोनी, सबका कैमरा फिर ऑफ हो गया। खुशी कुमारी, आर्यन, टेनेज। हमारा रोज 10 मिनट तुम लोग इसी में बर्बाद करवाते हो, इतना में कुछ पढ़ा देते। काजल तिवारी, टेनजी, सोनी, टेनजी, काजल तिवारी, टेनजी, आर्यन, टेनेज, आर्यन, टेनेज। एक बार और बोलेंगे उसको रिमूव कर देंगे, नहीं सुनोगे तो। आर्यन, सुनाई दे रहा है? चलो, नहीं सुनाई दे रहा है तो बाहर हो। खुशी कुमारी, टेनेज। चलो, सिलेबस मिल गया सबको। सिलेबस में आप देखे होंगे कि मेटल नॉन मेटल भी पढ़ना है फर्स्ट टर्म में। पहले भी था। यस सर। नया चीज उसमें इंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग जो पहले देखे थे डिलीटेड पोर्शन, फिर से हालांकि दिखा देते हैं हम शेयर करके। तो डिलीटेड पोर्शन में आपको मेटल नॉन मेटल में ये क्या बोलते हैं, मेटलर्जी को और कोरोजन, ये सबको हटा दिया गया है। कोरोजन चूंकि ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं और वो फिर से पढ़ना था इस लेसन में, लेसन 3 में, इसलिए उसको हटा दिया गया। तो अच्छा ही किया गया है। तो अभी पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार डिलीटेड पोर्शन, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग मेटल नॉन मेटल। देखो तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में मेटल फर्स्ट टर्म में मेटल और नॉन मेटल में बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेसेस, यानी कि जो मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है डिफरेंट ओर से, वो हटा दिया गया है। और कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है लेसन 1 में, तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया गया। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, एग्जाम के बाद पढ़ेंगे। अगर टाइम मिल गया इधर पढ़ने का तो इधर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे अपने क्लास में। भले सीबीएसई हटा दिया है इस साल, लेकिन हम लोग इसको
कवर अप करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मेटल नॉन मेटल थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एलिमेंट, व्हाट इज एलिमेंट, कोई बताओ। Sir, element is a pure substance that is made up of same type of atoms. Very good. Element is the simplest and purest substance which is made up of only one kind of atom. How many elements are known till date? 118. वेरी गुड। 118 एलिमेंट हम लोग आज तक पता है कि इतने एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके हैं। और एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर एटॉमिक नंबर, ये क्लास 9 में हम लोग पढ़े होंगे। जैसे सीरियल नंबर हम लोग के क्लास में रोल नंबर या एडमिशन नंबर होता है, उसी तरह से हर एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक नंबर होता है जो यूनिक होता है। तो 118 जो वो नंबर है, 118 तक एटॉमिक नंबर गया है। वन एटॉमिक नंबर किसका है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन का। और 118 तो हमको भी याद नहीं है कि किसका है, क्योंकि वो अच्छा, उसमें से कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल, कुछ क्या मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल अकरिंग हैं, और कुछ 2-4 एलिमेंट्स हैं ऐसे जो कि सिंथेटिक हैं, यानी कि मैन मेड हैं। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं कि जो शुरुआत में तो बनाए गए, आर्टिफिशियली बनाए गए, लेकिन बाद में नेचुरली भी वो मिलने लगे। जैसे टेल्यूरियम एक मेटल है, आपको वो तब जब मतलब पहले जब ये हुआ उसका टेल्यूरियम का डिस्कवरी क्या हुआ, वो पहले बनाया गया सिंथेटिकली और बाद में नेचर में भी मिल गया, तो अब वो नेचुरल एलिमेंट की कैटेगरी में आ गया। ये जो हम लोग मेटल और नॉन मेटल और इवन मेटलाइट, ये तीनों चीज पढ़े हम लोग क्लास 8 में। दीज आर द क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ एलिमेंट, इसीलिए पहले एलिमेंट पूछे हैं। अब आपके पास बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, जैसे आयरन है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। आप उसमें से आपको बताना है कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है और कौन सा मेटलाइट, बता सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो बताओ, जो इतना हम बोले उसमें से 2-4 भी मेटल का नाम बताओ, 2-4 नॉन मेटल का, 2-4 मेटलाइट का। सर सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक मेटलॉइड्स है। वेरी गुड। और सर क्या बोले हैं? आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब हमारा मेटल हो गया। हाँ सर, ये सर मेटल है। हाँ, नॉन मेटल में सर जैसे नॉन मेटल में हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। तो ये सब हम लोग कैसे बताएंगे? हम ये हाइड्रोजन क्लोरीन तो मान लो हमको जो दिया गया, हम तो जो एग्जांपल बोले उसमें हाइड्रोजन क्लोरीन नहीं बोले। जो हमारा एग्जांपल था, लकड़ी था, प्लास्टिक था, या जो भी था, उसमें हम लोग कैसे पता चलेगा कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है? किस आधार पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे? जो याद किए हैं, रट्टा मारे हैं, उसको भूल जाइए। सिर्फ उसको देख करके, ऑब्जर्व करके बताना है कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल। तो किस आधार पे बताते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी सर उसके हाँ, बोलो बोलो। अपीयरेंस के आधार पे। हाँ, तो अपीयरेंस इज आल्सो फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना? तो उसका डेंसिटी है, अपीयरेंस है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, कंडक्टिविटी है, उसके बाद मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिसिटी, सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिसको कि हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी इसमें है, ये इसमें नहीं है। तो ये है तो इसलिए मेटल कहलाएगा, ये नहीं है प्रॉपर्टी तो इसलिए नॉन मेटल कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 8th क्लास में भी याद होगा और अभी 10th क्लास में भी, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे मेटल का और नॉन मेटल का अलग अलग, किसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, किस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। स्क्रीन पे आ गया? स्क्रीन शेयर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दिख रहा है ना? यस 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 सर। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। यस सर, आ गया। हाँ ठीक है। मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी।
मरकरी को छोड़ के बाकी जो हमारे मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड होते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट होते हैं फिजिकल स्टेट मेनली। तो उसमें से मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं, मरकरी एक्सेप्शन है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैसे आप टेलको, टिस्को, ये सब जो कंपनी है, नाम सुने होंगे जमशेदपुर में, टाटा में, तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो तो लोहे को पिघला हुआ देखते हैं, लिक्विड की तरफ फ्लो करता है आयरन, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसा कास्टिंग में जाएगा, जैसे खांचा में जाएगा उस हिसाब से वो कास्ट होकर ढल करके वो शेप में बदल जाता है। तो वो क्या बोलेंगे, वहाँ के जो कर्मचारी है वो तो बोलेंगे कि भाई आयरन तो सॉलिड नहीं लिक्विड होता है, क्या बोलेंगे, दोनों स्टेट में होता है। वो सही है या गलत है? सर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। हाँ सर टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। और कोई? यस। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो जो बोल रहे हैं कि आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में भी होता है और लिक्विड स्टेट, यानी आयरन सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी, जैसे कि हमारा वाटर है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। तो क्या वो सही है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। क्या हुआ, आवाज आ रही मेरी? हेलो, माइक काम कर रहा है जी? हेलो। यस सर। हाँ, तो कौन जवाब दे रहा था अभी? अच्छा छोड़ो, मैं आयरन का बाद में बात करते हैं। वाटर का क्या स्टेट होता है फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस? यस सर। जल्दी, इसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा तो। सर बताएं। हाँ बताओ। सर ऐसे तो सर आयरन एग्जिस्ट करता है, मतलब सॉलिड ही ना। हाँ, तो सर उसके एग्जिस्टेंस के आधार पे तो वो गलत है, क्योंकि वो सॉलिड होता है, उसको बॉयल करके लिक्विड बनाते हैं ना। मेल्ट करके, नॉट बॉयल करके। रखा उधर। सर सॉरी, मेल्ट करके। हाँ, तो इसका मतलब कि वो तो गलत कह रहा है कि आयरन लिक्विड होता है, लेकिन वो तो लिक्विड ही देख रहा है रोज। हम जो जहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँच नहीं रहे हो लोग, पहुँच रहे हो लेकिन वो ध्यान में तुम लोग के नहीं आ रहा है। किसी भी चीज का फिजिकल स्टेट जो कंसीडर्ड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, वो डिटरमाइन किया जाता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे जो उसका फिजिकल स्टेट होगा वही उसका ओरिजिनल फिजिकल स्टेट माना जाएगा। और उसके बाद स्टेट तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, टेम्परेचर घटाएंगे तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, है ना। तो ओरिजिनल फिजिकल स्टेट माना जाता है सॉलिड, ये रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे आपको मरकरी छोड़ के बाकी के सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो हैं वो साबुन, जो सोप केक होता है उसकी तरह से सॉफ्ट होते हैं, उनको चाकू से काट भी सकते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स है मेटेलिक लस्टर, यानी मेटल्स में खास किस्म की चमक होती है जिसको लस्टर बोलते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल, ये सब पढ़ा हुआ है इसलिए हम फटाफट इसको खत्म कर रहे हैं। मेटल्स आर मेलिएबल यानी कि उनको पीट के हम लोग पतला पत्थर बना सकते हैं। पतला पत्थर का एग्जांपल देखना तो एल्युमिनियम फॉयल देख लो, ये मिठाइयों पे जो वर्क होता है चांदी का, सोने का, वो हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे, ये देखो बालकनी में गया है, गिर जाएगा। नेक्स्ट है मेटल्स आर डक्टाइल, यानी उनको खींच के तार में बदला जा सकता है, पतले तार में। मेटल्स है, इवन जो आयरन बार्स होते हैं, जो लोहे के छड़ बनते हैं, वो भी डक्टालिटी के कारण ही बनते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि हाई टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन गैलियम और सीजियम, ये दो ऐसे मेटल है जिनको लिटरली लिक्विड बोलते हैं। दे आर नॉट लिक्विड बट दे आर लिटरली लिक्विड। तो ये आनंद सिंह किस सेक्शन में है जी? आनंद सिंह लिखा है और आया है
कोई जानता है आनंद सिंह को? नो सर। नहीं तो हटाओ इसको, तो रिमूव कर देते हैं कि इसके बाद रिक्वेस्ट आएगा ही नहीं इसका। चलो, तो मेटल गैलियम और सीजियम ऐसे दो मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस से स्लाइटली हाई होता है, और जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वो लगभग उतना ही होता है। तो जैसे ही हम लोग उसको अपने पाम पे, हथेली पे रखते हैं तो वो मेल्ट कर जाता है, इसीलिए उन मेटल्स को लिटरली लिक्विड बोलते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा ही होगा। नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी मेटल हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, इसीलिए आपके जो कुकिंग वेसल्स हैं वो मोस्टली मेटल्स के बने होते हैं, ताकि वो हीट को कंडक्ट करे, ट्रांसफर करे। कंडक्ट मतलब कि एक मोलिक्यूल से दूसरे मोलिक्यूल में ट्रांसफर करे। तो बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर और कॉपर, और पुअर कंडक्टर है लेड एंड मरकरी। लेड यानी सीसा। जैसे आप देखोगे कि अगर स्टील के ग्लास में या किसी मेटल के ग्लास में, मेटल मतलब आयरन हो गया, स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उस ग्लास में दूध या गर्म चाय अगर हम लोग लेते हैं तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, और अगर शीशे के बर्तन में लेते हैं तो जल्दी ठंडा होगा, उतना गर्म नहीं लगेगा छूने पे। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर नहीं है। वो जो चाय की हीट है वो हमारी बॉडी को कम ट्रांसफर करेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करेगा। इंसुलेटर नहीं है वो, कंडक्टर तो है लेकिन पुअर कंडक्टर। नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हम लोग सब लोग जानते हैं। इसमें भी बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर फॉलोड बाय कॉपर। सबसे बढ़िया कंडक्टर सिल्वर होता है और उसके बाद कॉपर होता है। तो हम लोग को सिल्वर का तार लगाना चाहिए घर पे? नो सर, क्यों? क्योंकि सर बहुत कॉस्टली है। हाँ, कॉस्टली भी है और मेल्टिंग पॉइंट उसका कॉपर की तुलना में कम है। और कॉस्टली है तो हमारे इंडिया में तो इतने अच्छे समझदार लोग हैं कि वो एल्युमिनियम का भी तार काट के लेके चले जाते हैं, कॉपर का तो काट के ले ही जाते हैं, तो सिल्वर का तो जड़ से उखाड़ के लेके चले जाएंगे। गौरव सिंह 10G, रोल नंबर 17 है ना? यस सर है। यस सर। तो ये हो गया प्रॉपर्टी। और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आपका मरकरी है, तो वो हीट का भी पुअर कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का भी पुअर कंडक्टर है। नेक्स्ट है मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि मेटल को पीटेंगे, स्ट्राइक करेंगे किसी हार्ड चीज से तो रिंगिंग बेल के जैसा साउंड आएगा। इसीलिए आप देखोगे मंदिरों में जो घंटियां होती है, इवन हमारे स्कूल में भी जो घंटी बजती है इलेक्ट्रॉनिक वाला छोड़ करके, जो मैनुअल है, वो मेटल्स से बने होते हैं। लकड़ी का बेल बना देंगे तो आवाज ही नहीं आएगा। और एक और इसमें छूट गया है, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि लोड बियरिंग कैपेसिटी। मेटल्स का लोड सहने की जो क्षमता है वो ज्यादा होता है। ये शिवम कुमार एक आ रहा है, शिवम कुमार 10H ज्वाइन किया है। सर एक 10G में भी है। 10G में भी है, तो जो भी है इसको बोलो लोग। अच्छा, हम ही मैसेज कर देते हैं। सॉरी, गिरा ना चैट का मैसेज आ ही नहीं रहा। चलो मैसेज कर दिया, अभी तो कितना डालेगा तब। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि लोड बियरिंग कैपेसिटी। तो आप देखोगे कि मेटल का जो जैसे आप कभी कभी न्यूज पढ़ते होगे या देखते होगे टीवी पे कि नेताजी लोग के लिए स्टेज बना कोई रैली करने के लिए, भाषण देने के लिए, और स्टेज धंस गया। अब वो बांस बल्ले का, पटरे का, प्लाई का स्टेज बना जो कि नॉन मेटल है, और उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी कम होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी कम होती है, और जरूरत से ज्यादा लोग, जितना लोड वो सह सकता है उससे ज्यादा लोग चढ़ गए तो वो टूट जाता है, धंस जाता है। लेकिन जैसे आप 1 इंच मोटे लकड़ी का अगर तख्ता लगा दो, पटरा लगा दो, तो उस पर बहुत अगर लोग खड़े होंगे तो 50 लोग, उसके बाद वो टूट जाएगा।
और वो ब्रिटल होता है तो वो सीधे टूटता है, वो ये नहीं होगा, बेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेटल का 1 इंच या ½ इंच मोटे लोहे का भी अगर सीट लगा देते हैं तो वो आपको टूटेगा नहीं, वो आपको बेंड कर जाएगा। इलास्टिसिटी होती है मेटल्स में, वो बेंड करेगा, लोड सह लेगा और फिर जब हट जाएगा लोड तो वो वापस अपने पोजीशन में आएगा। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कि अब 5 लाख लोग को उस पर नहीं चढ़ा सकते हैं, जितना उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे 2-4 अधिक या कम चढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो मेटल के प्रॉपर्टी में किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, आवाज आ रही है? नो सर, कोई नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं, चलो अच्छी बात है। अब आते हैं नॉन मेटल के प्रॉपर्टी। तो सब वही चीज करना है, खाली एक एक करके नॉन मेटल में कैसा होता है वो देख लेना है। अच्छा, एक्सेप्शंस जरूर याद रखोगे, एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ नॉन मेटल सॉलिड के होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैस होते हैं। सॉलिड में आपको कार्बन हो गया जो कि डायमंड, ग्रेफाइट, कोल ये सब के फॉर्म में मिलता है। लिक्विड में एकलौता ब्रोमीन नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और गैस में जितने हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आपको और भी बहुत सारे आर्गन, हीलियम, नियोन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, ये सारे गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स हार्ड होते थे लेकिन नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो है अपने आप में नॉन मेटल नहीं है। डायमंड क्या है? कार्बन का एक फॉर्म है। जैसे बहुत सारे बच्चे आंसर में लिख देते हैं, अगर एग्जाम में आ गया कि नेम नॉन मेटल विच इज हार्ड तो डायमंड लिख के चले आते हैं। तो डायमंड आप लिखे सिर्फ तो अधूरा हो गया आंसर, आपका नंबर कटेगा आधा। तो उसमें पूरा लिखना है कि डायमंड विच इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन। तो डायमंड जो है कार्बन का एक इलेक्ट्रॉप है, उसका एक फॉर्म है। कार्बन नॉन मेटल है। डायमंड तो किसी पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलता है, पीरियोडिक टेबल में तो कार्बन ही मिलता है ना, इसलिए कार्बन का एक फॉर्म है डायमंड जो कि हार्ड होता है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, यानी उनमें कोई खास किस्म की चमक नहीं होती है, वो डल होते हैं अपीयरेंस में, यानी शाइनी नहीं होते हैं। एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल विच हैज नेचुरल लस्टर। उसके बाद है न मेलिएबल होते हैं न डक्टाइल होते हैं। आप लकड़ी का ईंट के पत्थर नहीं बना सकते, लकड़ी को खींच के तार नहीं बना सकते। हालांकि प्लास्टिक भी कार्बन से बना होता है, लेकिन वो सिर्फ कार्बन नहीं होता है प्लास्टिक, वो हाइड्रोकार्बन होता है, तो उसका हम लोग तार बना लेते हैं, लेकिन वो डक्टिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड्स एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो नॉन मेटल सॉलिड या लिक्विड हैं, उन सॉलिड लिक्विड का क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा? जो सॉलिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर ग्रेफाइट अच्छा होता है, हालांकि थोड़ा बहुत हीट भी कंडक्ट करता है वो। तो ग्रेफाइट को हम लोग आप पढ़े होगे, जानते भी होगे, ड्राई सेल जानते हो लोग ना, फिजिक्स का चीज है। जी नहीं सर। नहीं जानते ड्राई सेल? बैटरी जानते हो, बैटरी टॉर्च में डालने वाला? यस सर, ड्राई सेल जानते। हाँ, अब याद आ गया। तो वो जो ड्राई सेल जो होता है, जो उसमें बीच में एक जो रड होता है, इलेक्ट्रोड यूज होता है कैथोड के रूप में, वो आपका ग्रेफाइट रड होता है। तो ग्रेफाइट का दूसरा यूज है हमारे पेंसिल्स में, जो जिसमें हम लोग लिखते हैं, उस पेंसिल का जो लेड होता है वो भी ग्रेफाइट से बना होता है। तो हालांकि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हम उसको नहीं लाते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ग्रेफाइट का क्या यूज है ड्राई सेल्स में, और इलेक्ट्रोड के रूप में यूज कर सकते हैं उसको। कुछ लोग को ना, जैसे थोड़े क्रिएटिव लोग हैं, तो फ्यूज होता है ना घर पे, छोटा वाला फ्यूज प्लास्टिक वाला, तो वो किसी का अगर ऊपर वाला जो फ्यूज का लगाते हैं ऊपर से ये जम्पर, अगर वो गुम हो गया तो छोटा सा पेंसिल उस साइज का दोनों तरफ से लोग फिल करके शार्पन करके और उसमें डाल देंगे, तो उससे भी आपका कंडक्टिविटी आ जाएगी, फ्यूज का काम करने लगेगा वो। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, यानी उनको पीटने पे रिंगिंग बेल की साउंड नहीं आती है। नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी उनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी
कम होती है। ये सारे हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टी में यानी कि अलग अलग केमिकल के साथ रिएक्शन। फोन आ रहा है। हाँ सर। हाँ नहीं, अभी देख लेते हैं क्लास के बाद। हाँ वो भेजे भी हैं, हम देख लेते हैं। तो फॉर्म भरने वाला में करता है ना, 10 वाले में ना, 10 वाले में वो इसी से पहले करना होता है। हाँ ठीक, ठीक है। हेलो। Yes, sir. हाँ Yes, एक sir. सेकंड रुक जाओ। इस शिवम का बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है। शिवम 10H वाला ही है कि कोई दूसरा है? तो उसका 10H वाले का तो नंबर है मेरे पास, थोड़ा बात कर लीजिए। छोड़ो। तो ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड जो है उसका नेचर क्या होगा? नेचर यानी कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, क्या होगा तीनों में से? 8 क्लास का पढ़ा हुआ चीज है, इसलिए पूछ रहे हैं। सर बेसिक। बेसिक होगा, वेरी गुड। तो मेटल ऑक्साइड जो बनेंगे यानी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, या तो एयर में वो अपने रिएक्शन कर लेगा या हीट करना पड़ेगा, जो भी हो, तो उसके बाद जो ऑक्साइड बनेगा वो बेसिक होगा। लेकिन दो ऐसे मेटल हैं, ये एकदम अच्छे से इसको गांठ बांध लोगे, याद कर लोगे। दो ऐसे मेटल हैं जिनका ऑक्साइड बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करता है और एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। अगर अच्छा कैसे पता चलेगा कि बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है? तो अगर वो किसी एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा तो बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, और अगर वो किसी बेस के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। ये कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ हीट किए तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। सोडियम को हीट करने की जरूरत नहीं है, सोडियम को हवा में ऐसे ही छोड़ दिए तो वो सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। अब ये सोडियम ऑक्साइड को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिए या पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिए तो NaOH या KOH बन गया। अब ये NaOH या KOH का जो सॉल्यूशन मिला उसमें अगर लिटमस पेपर को ले जाते हैं, ब्लू लिटमस को ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेड लिटमस को ले जाएंगे तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा, जो कि इंडिकेट करता है कि ये जो ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक है नेचर में। लेकिन एल्युमिनियम और जिंक ये दो के ऑक्साइड हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो इनके ऑक्साइड को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक जहां वर्ड आया यानी कि दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एसिडिक भी और बेसिक भी। कैसे? ये देखो, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये एसिड के साथ रिएक्शन किया, सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया, यानी कि ये बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो प्रॉपर्टी हो गया वो बेसिक हो गया।
और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके साथ रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में वाटर। तो ये तुम लोग को इसके पहले वाले लेसन में बताए होंगे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों NaOH और KOH सारे बेस के साथ जो रिएक्शन करेंगे तो नहीं करेंगे, दो ही बेस के साथ जो भी रिएक्शन करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ, बेसिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है और एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, तो इसलिए इसके ऑक्साइड को हम लोग बोलेंगे एम्फोटेरिक। अब ये बताओ कि सारे मेटल्स का रिएक्शन हो गया इसमें, छूटा भी? सर अगर अमोनियम ऑक्साइड को किसी वीक एसिड से करवाएंगे तो वो वीक बेस से नहीं होगा, तो रिएक्शन होगा या नहीं? नहीं होगा। यहाँ पे आप देखो कि बहुत सारे मेटल्स का एग्जांपल कहीं है ही नहीं, जैसे कॉपर का तो हो गया, सिल्वर का कहीं नहीं दिख रहा होगा, मरकरी का कहीं नहीं दिख रहा होगा, गोल्ड का कहीं नहीं दिख रहा होगा, या फिर आपको प्लेटिनम का नहीं दिख रहा होगा। उसका कारण ये है, अच्छा कुछ मेटल को देख रहे हो कि हीट करना पड़े, यहाँ पे लिखा है हीटेड, लेकिन कुछ में हीट नहीं करना पड़ रहा है। तो उसका कारण है कि सारे मेटल्स का रिएक्शन करने का जो स्पीड होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, वो सेम नहीं होता है। पोटेशियम और सोडियम इतने रिएक्टिव मेटल हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, कि उनको एयर में ऐसे ही छोड़ देंगे आग लग जाएगी उसमें। ये आपके क्लास 8 में पढ़े होंगे कि जब उनको एयर में एक्सपोज करेंगे तो आग लग जाएगी। इसलिए उनको जलने से बचाने के लिए केरोसिन में या ग्रीस में डिप करके रखा जाता है ताकि उनमें आग ना लग सके। मैग्नीशियम को थोड़ा बहुत हीट करते हैं, या थोड़ा बहुत क्या है, शुरुआत में हीट ज़्यादा देना पड़ता है, फिर अपने हीट से वो जलता है। आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट किए नहीं होंगे ना इस साल, तो क्लास में यस सर किए थे। तो वो देखोगे कि बहुत तेज व्हाइट लाइट के साथ जलता है। उसमें वर्ड लिखता है, बुक में पढ़ोगे एनसीईआरटी में, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। डैजलिंग Yes, sir, dazzling. काफी ग्लोइंग और व्हाइट फ्लेम, यानी जैसे आंखें चौंधिया जाती है कभी कभी, धूप में निकलते हैं हम लोग तो समर डेज में, या अभी भी निकल रही है धूप कभी कभी, तो वो दैट इज डैजलिंग व्हाइट, और वो फ्लेम के साथ जलता है और काफी फास्ट उसका कंबशन होता है। तो मैग्नीशियम सर फिर व्हाइट पाउडर बनाता है। हाँ, व्हाइट पाउडर बनाएगा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, फिर उसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि मैग्नीशियम भी फास्ट रिएक्शन करता है, स्लो रिएक्शन नहीं करता है। आयरन को बहुत देर तक हीट करेंगे तो उसमें कोई फ्लेम नहीं बनेगा, आयरन का जो रड है या जिसको भी गर्म कर रहे हैं वो रेडिश हो जाएगा और ग्लो करेगा। मतलब जैसे सन ग्लो करता है, सनसेट और सनराइज के समय देखोगे कि रेड कलर का दिखता है, ऑरेंज कलर का, उस तरह से वो ग्लो आयरन के रड में आएगा हीट के चलते। कॉपर को काफी देर तक प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग मतलब कि काफी देर तक उसको हीट करेंगे तो उससे ब्लैक कलर का एक लेयर ऊपर बन जाएगा जो कि कॉपर ऑक्साइड है। तो कॉपर उससे भी देर से रिएक्शन कर रहे हैं, यानी कि उसका रिएक्शन रेट उससे भी स्लो है। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी ये सब रिएक्शन करते ही नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, पहले 8 क्लास में भी पूछा जाता था या 10 क्लास में अभी भी है, कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है? थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी एल्युमिनियम। तो सर, जो कोरोजन होता है, ये कोरोजन क्यों होता है? ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर यानी वाटर के साथ रिएक्शन करने के कारण आयरन का कोरोजन होता है। अच्छा, एल्युमिनियम भी रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, अभी हम लोग देखिए इसके पहले वाले स्लाइड में, और आयरन भी रिएक्शन करता है वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ भी दोनों रिएक्शन करता है। तो कोरोजन आयरन का क्यों फास्ट होता है, एल्युमिनियम का क्यों फास्ट नहीं होता? वो तो ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो कोरोजन का रेट उससे ना फास्टर होना चाहिए। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन बट द रेट ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन इज हायर देन एल्युमिनियम, व्हाई? नियम तो एल्युमिनियम का कोरोजन फास्ट होना चाहिए, है ना? किसी के पास आंसर है इस क्वेश्चन का? फिर हम तो बताएंगे, 2 मिनट टाइम बचा हुआ है।
बोलो हाँ ना, जल्दी बोलो लोग। Sir, because aluminum react with oxygen to form aluminum oxide, which is sticky. हाँ And मैं it is also बताया, protective. प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे आप देखोगे कि जो ठंडे के दिनों में जो बहुत जहाँ पे टेम्परेचर सालों भर माइनस में रहता है, ठंडे के दिनों में और टेम्परेचर कम हो जाता है, तो सारे जो तालाब झील हैं वो पानी उनका जम जाता है। तो उसके अंदर में जो जीव जंतु रहते हैं उनको तो मर जाना चाहिए, लेकिन वो जिंदा रहते हैं। कैसे जिंदा रहते हैं? तो उसमें क्या होता है कि जो ऊपर का लेयर जो वाटर का है वो आइस बन गया, सॉलिड बन गया, लेकिन नीचे के लेयर के हीट को बाहर आने नहीं देता है। तो अंदर का जो नीचे का जो लेयर है उसका टेम्परेचर ऊपर के लेयर से थोड़ा ज़्यादा होता है, और नीचे का जो वाटर है वो फ्रीज नहीं होता है, और उसमें जो ऑक्सीजन डिजोल्व है उसको यूज करके वो जलीय जो एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं वो जिंदा रहते हैं। यानी कि वहाँ पे आइस जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रहा है। सेम यही केस होता है एल्युमिनियम के या जिंक या मैग्नीशियम के केस में, कि जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, बिना हीट किए जो रिएक्शन कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो लेयर बना, एक ऊपर का जो एल्युमिनियम का सरफेस है वो रिएक्शन करके लेयर बना दिया एल्युमिनियम ऑक्साइड का। अब वो जो नीचे का जो लेयर है उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने ही नहीं देगा। तो जब वो आएगा नहीं तो रिएक्शन होगा ही नहीं, जब रिएक्शन नहीं होगा तो कोरोजन नहीं होगा। और आयरन के केस में क्या है कि आयरन जैसे ही रिएक्शन किया और रस्ट बना, तो वो जो रस्ट है वो झड़ के गिर जाता है। ऊपर का जो लेयर रिएक्शन किया, रस्ट बना, वो झड़ के गिर गया, और फिर उसके नीचे का लेयर एक्सपोज हो गया रिएक्शन करने के लिए। फिर वो रिएक्शन किया, वो भी रस्ट बना, फिर वो भी झड़ के गिर गया। इस तरह से उसका कोरोजन फास्टली चलते रहता है। और एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम में प्रोटेक्टिव लेयर के कारण वो कोरोजन रुक जाता है।